अध्याय 91। तुम मिस्सी की हथेली से बच नहीं सकते। काओ यंग की भावनाएं जिज्ञासा और प्रशंसा की ओर मुड़ जाती हैं। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। गूफी की आकृति को धीरे धीरे दूर होते हुए देखकर काओ यंग की आंखों में जिज्ञासा की चमक आ गई। उसकी लंबी आकर्षक आंखें एक अजीबोगरीब रोशनी से चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से गर्वित और प्रतिस्पर्धी थी। उसे अपराजय होने में नहीं बल्कि वास्तव में योग्य प्रतिद्वंद्वियों से मिलने में मजा आता था। गूफेल की उपस्थिति ने उसकी मानसिकता में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। गूफी, तुम मिस्सी की पकड़ से बच नहीं पाओगे। एक पल के बाद काओ यंग ने हल्की गुनगुनाहट की, धीरे से अपने नाजुक हाथ को जकड़ा और उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान फिर से उभर आई, जिससे उसकी पहले से ही आकर्षक विशेषताएं और भी आकर्षक हो गईं। उस पल जियो यी जियान, जो गूफी की बांह पकड़े हुए थी, ने काओ यंग की ओर देखा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को शांत नज़र से देखा, लेकिन सतह के नीचे एक स्पष्ट तनाव था। शायद यह एक महिला का अंतर्ज्ञान था, लेकिन जियो यी जियान ने खतरे का संकेत महसूस किया। उसने गोफेल की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसे थोड़ा और करीब खींचा। अचानक गूफी अप्रत्याशित खींचतान से लगभग लड़खड़ा गई। जियो यी जियान को घबराहट महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। मूर्ख लड़की, तुम किस बारे में बहुत सोच रही हो। भावनात्मक मूल्य अधिसूचना के माध्यम से गूफी को दोनों महिलाओं की भावनाओं का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। अतीत में गू राज्य में वह पूरी तरह से जुन एयर के प्रति समर्पित था, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं था। अब जुन एयर को छोड़ने के बाद उसे अपने आकर्षण की वास्तविक सीमा का एहसास हुआ। अगली सुबह गूफी को लगा कि कोई आ रहा है और वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाहर पिल्टॉवर की पोशाक पहने एक बुजुर्ग इंतजार कर रहा था। युवा मित्र, तीनों प्रमुखों ने आपके अनुरोध पर सहमति जताई है। कृपया मेरे साथ पिल्टॉवर तक आइए। मुझे एक पल दीजिए। गूफी ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को जवाब दिया, फिर दरवाज़ा बंद करने के लिए वापस मुड़ा। तभी जियाओ यी जियान जाग गई, अपनी आंखें रगड़ते हुए और कर्कश आवाज में पूछा, यहाँ कौन है। ये पिल्टॉवर से एक बुजुर्ग है। तीनों प्रमुखों ने मेरे अनुरोध पर सहमति जताई है। ये सुनकर जियाओ यी जियान थोड़ा और सतर्क हो गई। उसकी आंखों में खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। गूफी ने मुस्कुराते हुए उसके उलझे बालों को धीरे से सहलाया। हालांकि वहां तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। आखिरकार 3000 जलती हुई ज्वालाएं उसके द्वारा परिष्कृत की गई पिछली स्वर्गीय ज्वालाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। इसकी शक्ति कई निम्न स्तरीय डू वेनेरेट से भी ज्यादा थी। हाँ, मैं समझ गया। हालांकि जियाओ यी जियान अनिच्छुक थी, उसने आगे कुछ नहीं पूछा, समझदारी से सिर हिलाया। उसकी निगाहें गर्मजोशी से भरी हुई थीं। गूफी को लगा जैसे उसका दिल गर्म पानी में भीग रहा हो। उसके भीतर एक सुकून देने वाली अनुभूति फैल रही हो। शायद मैं आज वापस आ जाऊंगा। गूफी मुस्कुराया। जियाओ यी जियान के नाजुक होठों को धीरे से चूमने के लिए झुका, जिससे वह शर्मा गई, फिर आराम से चली गई। इसके बाद गूफी बड़े के पीछे पीछे पिल्टॉवर तक गया। टैम क्यूलिंग, पिल्टॉवर के प्रथम एल्डर। पहुंचने पर गूफी का पिल्टॉवर के प्रथम एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। उनका साधना स्तर पिछले एल्डरली की तुलना में अधिक मजबूत था, जो 5 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंच गया था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के कई लोग जब प्रथम एल्डर को व्यक्तिगत रूप से एक अपरिचित युवक का स्वागत करते हुए देखते हैं, तो वे उत्सुक भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाते। काओ यंग भी भीड़ में शामिल थी। जब उसने गूफी को आते देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। काओ यंग आश्चर्यचकित महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60। युवा मास्टर गूफी, आपको फिर से देखना कितना संयोग है। कल आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। गूफी ने केवल एक विनम्र फीकी मुस्कान पेश की, जिसने काओ यंग को उसके साथ उत्साहपूर्वक बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। काओ यंग के पीछे थोड़ी दूर पर एक युवक खड़ा था। गूफी के प्रति काओ यंग के गर्मजोशी भरे रवैये को देखकर युवक की आंखों में ईर्ष्या की चमक आ गई। हालांकि उसने पहले ही दूसरों से गूफेफ की ताकत के बारे में जान लिया था और गूफेर की ताकत को जानते हुए जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। गूफी ने इन लोगों की भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसकी नज़र में ज़रा भी उतार चढ़ाव नहीं आया। यहाँ उसका एकमात्र उद्देश्य 3000 जलती हुई लौ थी। इसके बाद क्यूटुलिंग गूफी को भव्य हॉल में ले गया, जहाँ जुवान कोंगजी, तियान लेई Z1 और जुवान यी उनका इंतजार कर रहे थे। युवा मित्र गूफी, हालांकि हम आपको स्टार दायरे में प्रवेश करने देने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इस लॉ को पकड़ने में काफ़ी जोखिम है। अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, जुवान कोंगजी ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद सलाह दी। गूफेल की निगाहें दृढ़ थीं और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ये देखकर जुवान कोंग 21 ने हल्की सी आह भरी। फिर अचानक उनके सामने अंतरिक्ष में एक लहरदार चांदी का स्थानिक द्वार दिखाई दिया। युवा मित्र, मेरे पीछे आओ। क्यूलिंग पहले प्रवेश किया और गूफी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे चला गया।
जैसे ही स्थानिक लहर ने उन्हें घेर लिया, उनके आंकड़े 3 सिरों की दृष्टि से गायब हो गए। स्टार दायरे में प्रवेश करने पर गुफेई ने अपने आसपास के वातावरण को सूक्ष्मता से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी ओर एक तीव्र गर्मी दौड़ रही है और साथ ही उसके भीतर स्वर्गीय लपटें उठने लगीं। ये प्रतिक्रिया केवल तब हुई जब अन्य स्वर्गीय लपटें पास में थीं। तथाकथित स्टार क्षेत्र एक ऐसा स्थान था जिसे पिल टॉवर के 3 सिरों द्वारा जबरन फाड़ा गया था। स्वाभाविक रूप से ये स्थान गु क्षेत्र की रहस्यमय भूमि से तुलना नहीं कर सकता था जहां गुफी रहता था। ये काफी बंजर दिखाई देता था, जिसके आसपास एक हल्की गर्मी की धुंध छाई हुई थी। मंद बिखरी हुई रोशनी अंतरिक्ष में धीरे धीरे घुस रही थी, जिससे कुछ हद तक ठंडी चमक आ रही थी। कियूलिंग ने रास्ता दिखाया। तेजी से शून्य से उड़ते हुए गूफी उसके पीछे पीछे चल रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद दूर के वोल्ट में अचानक एक जलती हुई चमक दिखाई दी। रोशनी इतनी तीव्र थी कि यह सूरज की तरह थी, जिससे आंखों में चुभने वाला दर्द हो रहा था। हम यहाँ हैं, सावधान रहो। कियूलिंग अचानक रुक गया, अपना सिर घुमाकर धीमी आवाज में बोला। ये कहने के बाद कियूलिंग धीमा हो गया और धीरे धीरे नीचे उतरा। गुफेई ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। जैसे जैसे वे चकाचौंध करने वाली चमक के पास पहुंचे, उसके भीतर की वस्तु गुफेई को स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब गुफेई ने आखिरकार प्रकाश के भीतर की वस्तु को देखा तो उसका भाव बदल गया। प्रकाश के अंदर एक विशाल ड्रैगन था, जिसका आकार दृष्टि की सीमाओं से परे फैला हुआ था। ड्रैगन की आंखें बंद थीं, उसकी टोपी कुंडलित थी और वह एक अजीब बैंगनी काले रंग की लौ में लिपटा हुआ था। जैसे जैसे लौ टिमटिमाती थी, आसपास का स्थान मुड़ता और विकृत होता हुआ प्रतीत होता था। विशाल शून्य में ड्रैगन के कुंडलित शरीर ने एक भारी उपस्थिति को उजागर किया। बैंगनी काले रंग की लपटें लगातार उसके रूप से रिस रही थीं, अथक रूप से जल रही थीं। इस भव्य तमाशे ने विस्मय की अमिट छाप छोड़ी। हालांकि गुफेल ने अपनी आत्मा भटकने के दौरान इस दृश्य को संक्षेप में देखा था, लेकिन ये केवल अब था, इसके सामने खड़े होकर, कि उसने वास्तव में इस प्राचीन चमत्कार की अत्यधिक भव्यता को समझ लिया है। ड्रैगन के सामने उसका अपना रूप एक चींटी के समान महत्वहीन लग रहा था। तो ये 3000 जलती हुई ज्वाला है, गूफी ने बड़बड़ाया। उसकी निगाहें उत्साह और संकोच दोनों से भरी हुई थीं। इस बार गूफी को एहसास हुआ कि वह शायद बहुत जल्दबाजी कर रहा था। 3000 जलती हुई ज्वाला अभी भी उसके वर्तमान क्षमताओं से परे हो सकती है। अध्याय 92। इसे संभाल नहीं सकते, फिर मैं बस बैकअप के लिए कॉल करूंगा। हालांकि चूंकि गुफेई पहले से ही यहाँ था, उसने फैसला किया कि वह इसे आजमा सकता है। कियूलिंग ने गुफेई के चेहरे पर भाव देखा और अपने सिर को थोड़ा हिलाया। अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। पूरा पिल टॉवर शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था, फिर भी एसोसिएशन के प्रमुख भी 3000 जलती हुई लौ को परिष्कृत करने में विफल रहे थे। गुफेर की संभावनाएं भी उतनी ही कम लग रही थीं। युवा मित्र गूफी, तुम अपनी आत्मा की शक्ति का एक झोंका उस स्थान पर भेजकर देख सकते हो कि क्या तुम 3000 जलती हुई ज्वाला को शांत कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सील को नुकसान मत पहुंचाना। कियूलिंग ने ड्रैगन के शरीर पर एक विशेष स्केल की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। इसे शांत करो। ये सुनकर गूफी चुपचाप इस विचार का उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों के बाद भी पिल टॉवर में कोई भी 3000 जलती हुई ज्वाला को परिष्कृत करने में कामयाब नहीं हुआ था। इस चीज ने पहले से ही मानव जैसी बुद्धि विकसित कर ली थी। इसे कैसे शांत किया जा सकता था? इस दुनिया में सच्चे बौद्ध मार्ग जैसी कोई चीज नहीं थी। 3000 जलती हुई ज्वाला इतने लंबे समय से स्टार दायरे में कैद थी। मनुष्यों के प्रति इसकी घृणा गहरी थी। मौका मिलने पर यह निश्चित रूप से उत्पात मचाएगी। इसे परिष्कृत करने के लिए कोई इसे शांत करने की अस्पष्ट धारणा पर भरोसा नहीं कर सकता था। एकमात्र तरीका था इसकी चेतना को सीधे नष्ट करना, इसे अराजक स्थिति में वापस लाना और फिर इसके स्रोत की लौ को दबाना और परिष्कृत करना। समझ गया, गूफी ने अपने आप से सोचा, अस्थायी रूप से सुझाव का अनुपालन करते हुए। वह आगे बढ़ा। उसकी नज़र मानव आकार के तराजू को खोजने से पहले आग की लपटों में घिरे भव्य ड्रैगन पर घूमी। वास्तव में वह विशेष तराजू आग की लपटों से मुक्त था। जैसे ही गूफेल की नज़र तराजू पर गई, उसने देखा कि यह धागे जैसी काली रेखाओं से ढका हुआ था। ये रेखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो अजीबोगरीब रून बनाती थीं, जो तराजू से कसकर चिपकी हुई थीं, जैसे कि एक विशाल काला जाल जो 3000 जलती हुई लौ को घेरे हुए था, उसे फंसाए हुए था। गूफी समझ गया कि यह पिल टॉवर के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से लगाई गई मुहर थी। यही कारण है कि 3000 जलती हुई लौ स्टार डोमेन में सीमित रह गई। वह करीब आया, तराजू से निकलने वाली डराने वाली धुंधली आभा को महसूस करते हुए। चलो देखते हैं कि यह आदमी वास्तव में कितना भयंकर है। एक जांच करने वाली मानसिकता के साथ गूफी ने बिना किसी हिचकिचाहट के विशेष तराजू को छुआ। आश्चर्यजनक रूप से तराजू बिल्कुल भी गर्म नहीं था, बल्कि उसमें हल्की ठंडक थी। लेकिन गूफी के पास इस विसंगति पर विचार करने का समय नहीं था। अपनी आंखें बंद करके उसने सावधानी से अपनी आत्मा की शक्ति को अपनी बांह के माध्यम से प्रवाहित किया, जिससे ये धीरे धीरे तराजू में घुस गई।
बूम! जैसे ही गूफी की आत्मा की शक्ति तराजू में घुसी, एक फीकी, धीमी आवाज गूंजी और उसकी आत्मा किसी चीज को तोड़ती हुई एक अजीब शून्य में उभरी। ये शून्य बैंगनी काले लपटों से भरा हुआ था और इसके केंद्र में गूफी ने एक छोटा ड्रैगन देखा। ये छोटा अग्नि ड्रैगन, हालांकि स्टार दायरे में विशाल ड्रैगन की तुलना में छोटा था, एक और भी भयानक आभा को बाहर निकाल रहा था। हालांकि ड्रैगन अपनी आंखें बंद करके मुड़ा हुआ था, जैसे कि नींद में हो। ड्रैगन की बंद आंखों को देखकर गूफी को एहसास हुआ कि यह प्राणी 3000 जलती हुई लौ की असली स्रोत लौ थी। गूफी को पता था कि लौ वास्तव में सोई नहीं थी, उसने उसे उसी क्षण देख लिया था जब वह अंदर आया था। 3000 जलती हुई लौ, मुझे पता है कि तुम भागना चाहते हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस जगह से निकलने में मदद कर सकता हूँ। गूफेल की आत्मा की शक्ति छोटे अग्नि ड्रैगन पर छा गई जब उसने अपने इरादों के बारे में खुलकर बात की। अगले ही पल छोटे अग्नि ड्रैगन की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी बैंगनी काली आंखें ठंड से भरी हुई गूफेल की आत्मा पर टिकी हुई थीं। 3000 जलती हुई लौ को मजाक लगता है। भावना मूल्य जोड़ 30। मानव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बकवास पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे सामने झुक जाऊं, यह मृत्यु से किस तरह अलग होगा? अग्नि ड्रैगन अचानक ठंडे मजाकिया लहजे में बोला। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने मनुष्यों के हाथों अनगिनत विश्वासघात सहे थे। जब से इसे स्टार दायरे में सील किया गया था, अनगिनत मनुष्यों ने इसे परिष्कृत करने का प्रयास किया था। तब से 3000 जलती हुई ज्वाला समझ गई कि सभी मनुष्य इसकी स्रोत अग्नि को चाहते हैं। लेकिन उनके शब्द हास्यास्पद रूप से पाखंडी थे। वे सभी दावा करते थे कि वे इसे मुक्त कर देंगे। कितना हास्यास्पद! स्रोत अग्नि को परिष्कृत करने के लिए इसकी चेतना को मिटाना आवश्यक था। केवल एक खाली खोल छोड़ना मृत्यु से क्या फर्क पड़ता? भले ही अंततः एक और चेतना उभर आए, लेकिन यह अब वही नहीं होगी। तो तुम मूर्ख नहीं हो? गूफी 3000 जलती हुई ज्वाला की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं थी। इस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला ने पहले से ही एक मानव से अलग बुद्धि का स्तर विकसित कर लिया था। 3000 जलती हुई ज्वाला क्रोध महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 30। बाहर निकलो! 3000 जलती हुई ज्वाला क्रोध में दहाड़ उठी। उसकी आंखें बैंगनी काली लपटों से जल रही थीं। अग्नि ड्रैगन के शरीर से आग हिंसक रूप से फूट पड़ी, जो गूफी की आत्मिक शक्ति की ओर बढ़ रही थी। अगर गूफेल का वास्तविक शरीर मौजूद होता तो वह प्रतिरोध करने में सक्षम हो सकता था, क्योंकि उसके भीतर स्वर्गीय लपटों को कम करके नहीं आंका जा सकता था। लेकिन यह उसकी आत्मा की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा था, जो ज्वाला के हमले का सामना करने में असमर्थ था। लपटों ने उसकी आत्मा को झुलसा दिया, गूफेल की आकृति को बैंगनी काले रंग की आग के समुद्र में डुबो दिया। स्टार दायरे में वापस गूफेई, जिसका हाथ अभी भी तराजू को छू रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर गुस्से का निशान दिखाई दे रहा था। जलने से बचने के लिए उसने समय रहते पीछे हट लिया था। ये देखकर एल्डर क्यूलिंग समझ गया कि गूफेई असफल हो गया था। युवा मित्र गूफेई, कई लोगों ने वर्षों से 3000 जलती हुई ज्वाला को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा लगता है कि इसके साथ तुम्हारा भाग्य अपर्याप्त है। क्यूलिंग के शब्दों को सुनकर गूफेई ने भौहें सिकोड़ लीं। बड़े क्यूलिंग, 3000 जलती हुई लौ ने एक इंसान की तरह बुद्धिमान चेतना विकसित की है। टेटे का विचार निरर्थक है, गूफी ने किसी को भी अपमानित करने से डरते हुए कहा। यदि पिलटॉवर इसे शांत करने की कोशिश करने के इस हास्यास्पद छद्म दयालु दृष्टिकोण के साथ जारी रहा, तो कोई भी कभी भी 3000 जलती हुई लौ को वश में नहीं कर पाएगा। मानवता के प्रति घृणा से भरे एक संवेदनशील प्राणी से निपटने के लिए कहीं अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। तो युवा मास्टर गूफी, आप क्या प्रस्ताव देते हैं? क्या तुम इसे सीधे दबा सकते हो? क्यूलिंग को नाराजगी महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 30। जब वह बोल रहा था तो क्यूलिंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह स्पष्ट रूप से नाराज था, लेकिन ये जानते हुए कि गूफेर की पृष्ठभूमि असाधारण थी, उसने अपने स्वर को कुछ हद तक संयमित रखा। क्यूलिंग का मानना था कि यद्यपि गूफी प्रतिभाशाली था, फिर भी वह 3000 जलती हुई ज्वाला को सीधे दबाने की शक्ति रखने के लिए बहुत छोटा था। इसे सीधे दबाओ। गूफी अपने विकल्पों पर विचार करते हुए एक पल के लिए चुप रहा। अब तक उसने इस प्रशिक्षण यात्रा के दौरान अपने कबीले से कोई मदद नहीं मांगी थी। चूंकि वह इसे अकेले नहीं हरा सकता था, तो सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं बुलाता? जबकि मैं इसे स्वयं दबाने में सक्षम नहीं हो सकता, अगर मेरे बुजुर्गों में से कोई सहायता करे तो 3000 जलती हुई ज्वाला को दबाना एक सरल कार्य होगा। अपना मन बना लेने के बाद गूफी ने एक स्थानिक जेड पर्ची को कुचल दिया। जैसे ही यह टूटा, एक बेहद शक्तिशाली स्थानिक बल तेजी से आगे बढ़ा, जिससे पास के अंतरिक्ष का एक हिस्सा एक दरार में बदल गया। जैसे ही दरार बनी, एक सफ़ेद आकृति धीरे धीरे अंदर से उभरी। अध्याय 93। युवा मास्टर होने के अपने फायदे हैं। क्यूलिंग को गुस्सा आता है। जोड़ 20। भावना अंक
युवा मित्र, ये तथ्य कि हमने आपको 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने के लिए स्टार दायरे में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, पिल्टॉवर द्वारा पहले से ही एक दुर्लभ अपवाद था। फिर भी आप अभी भी किसी और को लाने की योजना बना रहे हैं। ये बस बहुत। गूफी को स्थानिक जेड पर्ची को फाड़ते हुए देखकर क्यूलिंग थोड़ा क्रोधित हो गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने डांटना शुरू कर दिया। हालांकि गूफी के पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी, उसका व्यवहार वास्तव में पिल्टॉवर के लिए एक अपमान था। हालांकि इससे पहले कि क्यूलिंग अपने कठोर शब्दों को समाप्त कर पाता, वह अचानक मौके पर ही जम गया। जैसे ही सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग स्थानिक दरार से बाहर निकले, एक अवर्णनीय भयानक आभा ने स्टार दायरे को भर दिया। क्यूलिंग का मुंह खुला रह गया, वह जो शब्द कहने वाला था उसे वापस निकल गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। वह साधारण दिखने वाले को घूरता रहा बूढ़ा आदमी जो स्थानिक दरार से उभरा, उसकी आंखों में डर की झलक दिखी क्योंकि वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। आखिर यह व्यक्ति कौन था? वह भयानक आभा 3 पिल्टॉवर प्रमुखों से भी कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल अंतरिक्ष थोड़ा कांप उठा और एक और बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। यह जुवान कोंगजी था, 3 एसोसिएशन प्रमुखों में से एक। उसने स्टार दायरे के भीतर असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया था और जल्दी से अंदर जाने के लिए चांदी के दरवाजे को बुलाया था। जुवान कोंगजी को आते देखकर क्यूलिंग ने राहत की सांस ली और बोलने ही वाला था कि जुवान कोंगजी ने उसे तुरंत रुकने का इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये भयानक आभा, क्या यह इस वरिष्ठ का क्षेत्र हो सकता है? जैसे ही जुवान कोंगजी ने सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग को देखा, उसका दिल धड़कने लगा और उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दिया। हा गूफी, तुम्हें आखिरकार इस बूढ़े आदमी की याद आ गई। तो इस बार तुम्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा? दरार से बाहर निकले बुजुर्ग के चेहरे पर पहले तो गंभीर भाव थे, उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी और उनकी उंगलियां रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह ये सोचकर दौड़े चले आए थे कि गूफी बहुत खतरे में है। ये देखकर कि गूफी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वह आखिरकार शांत हो गए और एक दयालु मुस्कान दिखाए। दादा गूशियोंग, क्या मैं बिना किसी परेशानी के आपसे मिल नहीं सकता? गूफी ने हंसते हुए सहजता से और निकटता के लहजे में बात की। गूफी ने जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया था, वह उनके दादा की पीढ़ी का एक वरिष्ठ व्यक्ति था, जिसने उन्हें बड़ा होते देखा था और उनके साथ उसका बहुत करीबी रिश्ता था। गूफेफ की स्टोरेज रिंग में 1 दर्जन से अधिक समान स्थानिक जेड स्लिप्स थीं, जिनमें से प्रत्येक कम से कम एक हाफ सेंट पावरहाउस को बुलाने में सक्षम थी। ये जेड स्लिप उसे उसके कबीले के कई चाचाओं और बुजुर्गों ने दी थी, और गूफी ने बार बार मना करने के बाद भी कुछ हिलाने में कामयाबी पाई थी। गू कबीले में गूफी सभी के स्नेह का केंद्र था। उसने इन जेड स्लिप का इस्तेमाल संयम से केवल वास्तव में आवश्यक स्थितियों में करने का इरादा किया था, ताकि उन पर अत्यधिक निर्भर न हो जाए, जो उसकी ताकत में वृद्धि के लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये पहली बार था जब उसने सहायता के लिए कबीले के किसी शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाने के लिए जेड स्लिप का इस्तेमाल किया। बुलाया गया गूजियोंग एक 3 स्टार डू संत था, जो मौजूद सबसे मजबूत व्यक्ति जुवान कोंगजी को पूरी तरह से मात दे रहा था। गुप्त लिटिल पिल्टॉवर के भीतर भी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होगा जो उससे मुकाबला कर सके। जूनियर जुवान कोंगजी ने सीनियर का अभिवादन किया। जुवान कोंगजी ने बड़े और युवा के बीच की मिलनसार बातचीत को देखते हुए एक गंभीर भाव धारण किया। गूजियोंग की आभा बस बहुत मजबूत थी। जुवान कोंगजी की धारणा में ये लिटिल पिल्टॉवर के ग्रैंड एल्डर से भी आगे निकल गई। इस समय जुवान कोंगजी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। ये सुनकर गूजियोंग ने एक पल के लिए जुवान कोंगजी को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। अब जब गूफी ने मदद ला दी थी, तो ये स्पष्ट था कि वह किसी भी अप्रत्याशित जटिलताओं से बचने के लिए आज 3000 जलती हुई लौ को लेने का इरादा रखता था। हालांकि गूफर के व्यक्तित्व के साथ ये स्पष्ट था कि वह पिल्टॉवर से लौ को बलपूर्वक नहीं बुझाएगा। सीनियर जुवान कोंगजी, 3000 जलती हुई लौ, 1000 जलती हुई लौ पिल्टॉवर के लिए एक उपद्रव रही है, आज मुझे इसे ले जाने क्यों नहीं दिया? गूफी ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े। ये सुनकर गूजियोंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि लौ उसकी नज़र में कोई खास खजाना नहीं थी, गूफेल की दिलचस्पी ने संकेत दिया कि यह उसकी साधना के साथ काफ़ी संगत थी। चूंकि युवा गूफे को ये लौ पसंद आ गई है, तो क्यों न इसे सौंप दिया जाए? आपको जो भी मुआवजा चाहिए, बस कह दीजिए। ये सुनकर जुवान कोंगजी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई और उसने गूफे की ओर देखा। तो लड़के का पहले का भरोसा अपनी क्षमता पर नहीं था, बल्कि उस मदद पर था जिसे वह बुला सकता था। जिस क्षण उसने गूजियोंग को देखा, जुवान कोंगजी पहले से ही पुष्टि कर सकता था कि गूफे और उसका साथी प्राचीन गू कबीले से थे। जुवान कोंग जेड के अनुभव में प्राचीन कुलों के सदस्य आमतौर पर बहुत गर्वित होते थे। वे शायद ही कभी सेंट्रल प्लेन्स के मामलों में शामिल होते थे या इसके संसाधनों की तलाश करते थे। यहाँ तक कि 3000 जलती हुई ज्वाला भी ऐसे कबीले के लिए बहुत कम महत्व रखती थी।
गुजियोंग और गूफी की विनम्रता से पहले ही पता चल गया था कि वे पिलटॉवर को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। चूंकि सीनियर ने पहले ही बोल दिया है तो ऐसा ही हो। किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जुबान कोंगजी सहमत हो गया। फिर उसने जल्दी से अपने हाथों से एक मुहर बनाई। काले ड्रैगन पर अजीबोगरीब रून धीरे धीरे फीके पड़ गए और काली रेखाएं धीरे धीरे पीछे हट गईं। जैसे ही मुहर टूटी, 3000 जलती हुई ज्वाला ने अपनी आंखें चौड़ी की, दहाड़ लगाई और स्टार दायरे से भागने का प्रयास किया। जानवर, फिर से भागने की कोशिश करो और मैं तुम्हें एक थप्पड़ से मार डालूंगा। ये देखकर गुजियोंग चिल्लाया, उसकी आवाज़ भारी दबाव से भर गई। हालांकि 3000 जलती हुई लौ कई सालों तक पिलटॉवर के 3 सिरों का विरोध करने में कामयाब रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें उनसे लड़ने की असली ताकत थी। आखिरकार तीनों सिरों ने इसे सिर्फ सील करने की कोशिश की थी, इसे नष्ट करने की नहीं, जो कि एक अलग मामला था। अगर उन्होंने इसे मारना चुना होता तो लौ बहुत पहले ही बुझ चुकी होती। जबकि 3000 जलती हुई लौ को एक अमर लौ के रूप में जाना जाता था, पिलटॉवर के 3 सिर अगर वाकई चाहते तो इससे निपट सकते थे, लेकिन वे इतना आगे जाने को तैयार नहीं थे। हर तरह की स्वर्गीय लौ एक कीमियागर के लिए एक दुर्लभ खजाना थी, और ये लपटें, जिन्हें बनने में हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार साल लगे थे, इतनी कीमती थीं कि उन्हें नष्ट करना आसान नहीं था। लेकिन गू जियोनग अलग था। अगर लौ उसकी बात नहीं मानती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नष्ट कर देता। गू जियोंग की दमनकारी आभा के तहत अत्यधिक बुद्धिमान 3000 जलती हुई लौ ने वास्तव में भागना बंद कर दिया, अनिच्छा से अपनी जगह पर बनी रही। कम से कम तुम अपनी जगह जानते हो, जानवर। गू जियोंग ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई और एक बल ने 3000 जलती हुई लौ को घेर लिया, बलपूर्वक उसके विशाल शरीर को दबा दिया। धन्यवाद, दादा गू जियोंग। ये देखकर गूफी मुस्कुराए। एक मजबूत पृष्ठभूमि होने से वास्तव में फर्क पड़ता है। कियुलिंग अवाक और ईर्ष्या महसूस करता है। जोड़ 2-0 भावना अंक। कियुलिंग असहाय होकर देखता रहा क्योंकि गू जियोंग ने 3000 जलती हुई लौ को छीन लिया, चुपचाप खुद से शिकायत करता रहा। अध्याय 94। उम्मीद है कि नई पोती पिछली पोती से ज्यादा समझदार होगी। पहले की भयंकर 3000 जलती हुई लपटें गू जियोंग के हाथों में गिर गईं, बिना किसी प्रतिरोध के कपास की तरह नर्म हो गईं। वरिष्ठ जुबान कोंगजी, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। गू जियोंग द्वारा 3000 लपटें छीन लेने के बाद गूफी मुस्कुराए और जुबान कोंगजी को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी। जुबान कोंगजी अवाक और शर्मिंदा महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 4-0। गूफेल के शब्दों ने जुबान कोंगजी के मुंह के कोने को थोड़ा हिला दिया, थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उदार उपहार, ये स्पष्ट रूप से बलपूर्वक लिया जा रहा था। 3 सितारा डू संत का सामना करते हुए जुबान कोंगरी ने इनकार का एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। बेशक जुबान कोंगजी ने अपने चेहरे पर इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया। आखिरकार ऐसा इसलिए है क्योंकि गूफी का 3000 जलती हुई ज्वाला के साथ एक विशेष संबंध है। जुबान कोंगजी ने गूफी की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई थी, इसलिए वह जितना उदारता से बोलेगा, गू कबीले के साथ उसका रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। हाँ, ये निश्चित रूप से भाग्य की बात लगती है, गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह आदमी इतनी जल्दी अपना सुर बदल लेता है। पास में खड़े बड़े कियुलिंग के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने पहले गूफी को भाग्य को बकवास कहते हुए सुना था। गूफी, तुम गू कबीले में कब वापस जाने की योजना बना रहे हो? गू शियोंग चिंतित महसूस करता है। भावना मूल्य जोड़ 1-0। गू शियोंग ने 3000 जलती हुई लौ पर नजर डाली, जो अब उसके हाथ में लापरवाही से पकड़ी हुई थी, और फिर गूफी से पूछा। उसने ये सिर्फ गूफी की सुरक्षा की चिंता के कारण पूछा। गू शियोंग ने सुना था कि जिन क्षेत्रों में गूफी प्रशिक्षण ले रहा था, वहां हुन कबीले के विशेषज्ञों को देखा गया था। जब एक हुन कबीले के विशेषज्ञ ने जियामा साम्राज्य के आसमान के बाहर कुछ समय के लिए गुजरा, तो गूफी के साथ गू कबीले के एक बुजुर्ग ने उसे देखा। हालांकि हुन कबीले के विशेषज्ञ का मार्ग सीधे गूफेल के मार्ग से ओवरलैप नहीं था, लेकिन गूफे ने जिन स्थानों पर प्रशिक्षण लिया, उनमें से कई स्थानों पर हुन कबीले की गतिविधि के संकेत थे। गूफेर की असाधारण वंशावली को देखते हुए वह गू कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और वे उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर हुन कबीले ने उसे खोज लिया तो कौन जानता है कि वे क्या कर सकते हैं। हुन कबीले, लगभग 1000 साल बाद कई वर्षों के स्वास्थ्य लाभ के बाद, ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहा है, जिससे सावधानी और भी जरूरी हो गई है। इसलिए गू जियोंग ने यह सवाल चिंता के कारण पूछा, गूफी को जल्दी करने के लिए नहीं बल्कि उसे याद दिलाने के लिए। भले ही गूफेल के पास असाधारण प्रतिभा थी, वह सिर्फ 17 साल की उम्र में डू वेनेरेट स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी वह एक बड़े हुन कबीले विशेषज्ञ के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। केवल गू दायरे के भीतर ही वह वास्तव में सुरक्षित हो सकता था। दादा गू शियोंग, मैंने मूल रूप से 3000 जलती हुई लपटें प्राप्त करने के बाद लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा और रुकना पड़ सकता है।
गू शियोंग की चिंता सुनकर गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अब अकेला नहीं था, अब उसके साथ और भी लोग थे। अगर वह लौटता तो वह निश्चित रूप से अपने साथ जियाओ यीजियान और किंग लिन को भी लाता। वह जियाओ यीजियान को घर लाना चाहता था ताकि उसके बड़ों की मान्यता और उनके रिश्ते के लिए आशीर्वाद मिल सके। हालांकि गूफी की स्थिति को देखते हुए कबीले के उसके बड़ों को निश्चित रूप से उसकी चुनी हुई पत्नी से बहुत उम्मीदें होंगी। तुरंत लौटने की उसकी अनिच्छा आंशिक रूप से अधिक प्रशिक्षण की उसकी इच्छा के कारण थी और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर जियाओ यीजियान अब उसके साथ लौटी तो उसे अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। गू कबीले में शक्ति का सम्मान किया जाता था। हालांकि जियाओ यीजियान की साधना उसके विषैले शरीर के कारण तेजी से आगे बढ़ी थी, फिर भी वह गू कबीले के युवा कुलीनों से मेल नहीं खा सकती थी, जो एक दशक से अधिक समय से अपने कौशल को निखार रहे थे। अगर वह सम्मान नहीं पा सकी, भले ही बड़े लोग कुछ न कहें, तो दूसरे लोग शायद उसे उससे दूर कर दें। गूफी की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसकी निगाह अनजाने में ही सितारों के दायरे से बाहर एक जगह पर चली गई। बच्चे, क्या तुम्हें चिंता है कि कबीला मेरी नई पोती को स्वीकार नहीं करेगा? गूफेर के भावों में आए बदलाव को देखकर गू जियोंग अचानक हंसा और पूछा। इससे गूफी को कुछ पुष्टि हुई। गू जियोंग, जिसने लंबे समय तक पैतृक मंदिर की रखवाली की थी, वह भी जियाओ यीजियान के साथ उसके रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब था कि उसके काम संभवतः उसके कबीले के बड़े लोगों की चौकस निगाहों के नीचे थे। वे शायद जियाओ यीजियान के बारे में सब जानते थे। एक बार के लिए गूफी को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसकी नज़र गू जियोंग पर टिकने से पहले टिमटिमा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके प्यारे दादा गू जियोंग की क्या प्रतिक्रिया होगी। दुखी जहर शरीर, जिसे पहले कभी नहीं उगाया गया था, 1 साल के भीतर डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गया। ऐसी प्रतिभा इतनी बुरी नहीं है। गू जियोंग ने जारी रखा। उसके शब्द गूफी ने स्पष्ट रूप से सुने। जियाओ यीजियान के प्रति असंतोष का कोई संकेत नहीं था। बस उसे वापस लाओ। कबीले में दूसरों की राय मायने नहीं रखती। जब तक तुम उसे पसंद करते हो, वही महत्वपूर्ण है। गू जियोंग ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर गूफी के कंधे पर थपथपाया। उसके शब्द अधिकार और स्नेह से भरे हुए थे। आखिरकार ये वही बच्चा था जिसे उसने बड़ा होते देखा था। भले ही कबीले के बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि गूफी को एक उपयुक्त पत्नी के रूप में समान स्तर, समान प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, लेकिन गू जियोंग ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। वह बुजुर्गों की आत्मधार्मिक चिंता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भले ही वे वास्तव में गूफी के लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन उन्होंने उससे कभी नहीं पूछा कि वह क्या चाहता है। इसलिए अब जब गूफी को कोई नया मिल गया था तो गू जियोंग उसके लिए वास्तव में खुश था और उसकी ताकत, रूप या पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करता था। जब तक गूफी खुश थी, बस इतना ही काफ़ी था। अगर उन बूढ़े लोगों ने इसका विरोध करने की हिम्मत की तो वह गूफी के लिए सबसे पहले खड़ा होगा। इसके अलावा गू जियोंग जानता था कि चूंकि गूफी को एक नया प्यार मिला था, इसलिए वह संभवतः जुना के लिए अपनी भावनाओं से आगे बढ़ गया था। मुझे उम्मीद है कि यह नई पोती उस लड़की की तरह हठी नहीं होगी जिसने उसका दिल तोड़ा था। गू शियोंग ने मन ही मन आह भरी। दादा गू शियोंग, आप सबसे समझदार हैं। गू शियोंग की बातें सुनकर गूफी कृतज्ञता से मुस्कुराया। ऐसे समझदार बुजुर्ग दुर्लभ थे। इसके बाद गूफी की नज़र गू शियोंग के हाथ में अब शांत 3000 जलती हुई लपटों पर पड़ी। एक पल के बाद वह बोला, दादा गू शियोंग, कृपया 3000 जलती हुई लपटों को सुरक्षित रखने के लिए कबीले में वापस ले जाएं। जब मेरे पास इसे परिष्कृत करने की ताकत होगी तो मैं वापस आऊँगा और इसे खुद संभालूंगा। मैं भविष्य में इसे अपना बना लूंगा। गूफी ने गंभीरता से कहा। अपनी वर्तमान ताकत को देखते हुए इसे परिष्कृत करना अभी भी बहुत जोखिम भरा था और वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। गू शियोंग ने सराहना महसूस की। भावना मूल्य जोड़ 1-0। हाँ, गूफी, मुझे कहना होगा, ज्वालाओं को नियंत्रित करने की आपकी प्रतिभा यान कबीले की ज्वालाओं से भी अधिक मजबूत है। क्या आपने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है कि वह एक साथ 3 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को परिष्कृत कर सके? गू शियोंग ने प्रशंसा की। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उसकी याद में यान कबीले के नेता यान जिन ने भी केवल 2 स्वर्गीय ज्वालाओं को परिष्कृत किया था, लेकिन गूफी पहले से ही चौथी ज्वाला को फ्यूज करने की योजना बना रहा था। एक ऐसा कारनामा जिसने अनुभवी गू शियोंग को भी चकित कर दिया। अध्याय 95। शिक्षक, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी कोई मौका है? छोटे गूफे, ये बूढ़ा आदमी पहले वापस जा रहा है। आपको अपनी नई पत्नी को जल्द ही घर ले आना चाहिए। और याद रखना, सुरक्षित रहना। गूफी के कंधे को थपथपाते हुए गू शियोंग मुस्कुराया। हवा में अपने हाथ की एक कोमल लहर के साथ उसके बगल में एक स्थानिक दरार दिखाई दी। चिंता मत करो, मैं करूंगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। गूफी ने हल्के से जवाब दिया क्योंकि उसने गू शियोंग को स्थानिक दरार में कदम रखते देखा। दरार जल्दी से अपने आप ठीक हो गई, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा।
छोटे दोस्त गूफी, अब जब 3000 जलती हुई लौ को हटा दिया गया है तो चलो इस स्टार्क क्षेत्र को छोड़ दें। जुवान कोंगजी ने गूफी से पहले से भी अधिक सम्मान के साथ बात की। ठीक है, गूफी ने सिर हिलाया। जुवान कोंगरी और कियूलिंग के पीछे स्टार्क क्षेत्र से बाहर निकल गया। जब वे पहली बार अंदर गए थे तब की तुलना में अब तारों का क्षेत्र अलग दिख रहा था। आकाश टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था, मानो 3000 ज्वाला के गायब होने से यह स्थान वास्तव में चमकने लगा हो। बाहर विशाल चौक पर भीड़ जमा हो गई थी। उनमें से अधिकांश ने कीमियागर के वस्त्र पहने हुए थे। वे वहां इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि कोई व्यक्ति 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने का प्रयास कर रहा था और परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। जल्द ही पिल टॉवर के ऊपर आकाश में एक चांदी का स्थानिक द्वार लहराने लगा। जुवान कोंगजी, कियूलिंग और गूफी एक के बाद एक उभरे। इतनी जल्दी? ऐसा लगता है कि वह सफल हो गया। मुझे पता था। वह बच्चा खुद को ज्यादा आंक रहा था। केवल एक सॉन्ग किंग ही वास्तव में 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में कर सकता है। भीड़ के बीच एक युवक जो पहले गूफी की काओ यंग के साथ बातचीत से ईर्ष्या करता था, अपने आसपास के लोगों से आत्मसंतुष्ट होकर बात कर रहा था। वास्तव में केवल भाई सोंग किंग ही 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने उसकी चापलूसी की। अधिकांश लोग जो इस बात से अनजान थे कि तारा क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने मान लिया कि गूफी असफल हो गया है। थीन के लिए किसी के लिए भी इतने कम समय में भयंकर 3000 जलती हुई ज्वाला को परिष्कृत करना असंभव था। युवा मास्टर गूफी, हालांकि आप इस बार असफल हो गए, मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षों में आप निश्चित रूप से इसे वश में करने में सफल होंगे। काओ यंग सोंग किंग के विपरीत जो खुश था, गूफी के पास वास्तविक प्रोत्साहन के साथ पहुंचा। उसके बारे में ऐसा क्या खास है? सिर्फ इसलिए कि वह पहले ही आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। सोंग किंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो गया क्योंकि उसने देखा कि जिस महिला की वह गुप्त रूप से प्रशंसा करता था, वह गूफी के प्रति इतना स्नेह दिखा रही थी। लेकिन फिर जुवान कोंग जेड के अगले शब्दों ने सभी के भाव बदल दिए। जुवान कोंगजी ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से बोला, भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ा। हर कोई, स्टार्क क्षेत्र के भीतर 3000 जलती हुई लौ को हटा दिया गया है। अब से पिल गैदरिंग जीतने के इनाम में 3000 जलती हुई लौ को वश में करना शामिल नहीं होगा। जुवान कोंगजी ने 3000 जलती हुई लौ के भाग्य का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया क्योंकि ये प्राचीन कबीले अपने मामलों को निजी रखना पसंद करते थे। हटा दिया गया। काओ यंग ने गूफी को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखें विस्मय और प्रशंसा से भरी थीं। सितारों के क्षेत्र में क्या हुआ था, ये जाने बिना उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि गूफे ने स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत और वश में कर लिया है। ये कैसे संभव है? कुछ ही दूरी पर सोंग किंग का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसने अभी अभी कुछ कड़वा निगल लिया हो। भीड़ को बेचैन होते देख गूफे ने देर नहीं की। उसने विनम्रता से जुवान कोंगजी को प्रणाम किया और काओ यंग को अनदेखा करते हुए, जो उसके पास आकर उसे बधाई देने की कोशिश कर रहा था, तुरंत चला गया। काओ यंग शर्मिंदा और थोड़ा निराश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 60 गू फेल। काओ यंग का हाथ हवा में जम गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने गू फेल की विदा होती हुई आकृति को देखा। अपनी भावनाओं से भ्रमित थी और उसे नहीं चाहती थी कि वह जाए। कोई बात नहीं, जब तक तुम अभी तक शादी नहीं कर लेते, मेरे पास अभी भी एक मौका है। एक पल के बाद काओ यंग की आंखों में दृढ़ संकल्प लौट आया। इस बीच गूफी पिल टॉवर से निकलकर सीधे बाहरी क्षेत्रों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जियाओ यीजियान और किंग लिन के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदीं। भाई गूफी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। किंग लिन गूफी को वापस आते देखकर हैरान था क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि वह शायद लंबे समय के लिए चला गया होगा। कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। जियाओ यीजियान कहाँ है? अभी तक नहीं उठे। गोफेई ने जियाओ यीजियान के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अंदर कमरा जहरीले धुंध से भरा हुआ था। बीच में एक बाथटब था जहां जियाओ यीजियान भीग रही थी। उस पल जियाओ यीजियान के चेहरे पर थोड़ी पीड़ा थी। उसका चेहरा क्रिस्टलीय पसीने से ढका हुआ था। उसकी हालत देखकर गोफेई को एहसास हुआ कि उसने जहर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। जहर की गोली की जहरीली ऊर्जा को अवशोषित करने और बदलने के बाद भी वह अभी भी संघर्ष कर रही थी। भाई गोफेई, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, मैं जल्दी ही काम पूरा कर लूँगा। जियाओ यीजियान गोफेर के जल्दी वापस आने से हैरान थी। जल्दी मत करो, जहर को बदलने के लिए अपना समय लो। गूफेल ने हाथ हिलाकर उसे जारी रखने का संकेत दिया। जैसे ही वह बाथटब के पास पहुंचा, वह जानता था कि जियाओ यीजियान अपनी साधना में सुधार करने के लिए उत्सुक थी। यही कारण है कि उसने एक बार में बड़ी मात्रा में जहर इंजेक्ट करने का जोखिम उठाया, जिससे समय के साथ रूपांतरण करना मुश्किल हो गया। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र टैगर रेगिस्तान।
शिक्षक, ऐसा लगता है कि स्वर्गीय ज्वाला को रैंक स्टोक्स जादुई जानवर नीलम पंख वाले शेर राजा की सवारी करने वाले व्यक्ति ने पहले ही ले लिया होगा। जियाओ यान रेत के टीले के पीछे छिपकर अपनी अंगूठी के भीतर याओ लाओ की आत्मा से संवाद करता है। इस समय वह पहले से ही सांप लोगों के क्षेत्र में गहराई तक जा चुका था और उनके पवित्र शहर में हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर चुका था। इससे पहले जब जियाओ यान रॉक डेजर्ट सिटी से गुजरा जहां उसके बड़े भाई थे, तो उसने भूमिगत मैग्ना झील की ओर जाने वाले मार्ग की भी खोज की। ऐसा लगता है जिसने स्वर्गीय ज्वाला को लिया वह शायद गूफी हो सकता है जिसका लड़की ने उल्लेख किया था। हो सकता है कि आप उससे मिले न हो, लेकिन आपने उससे अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी कुछ निपटा है। याओ लाओ ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ स्वर्गीय ज्वाला चली गई है, मैं जाकर उसे उससे छीन नहीं सकता क्या? 17 जियाओ यान ने असहाय होकर कहा, यह आत्मघाती होगा। उसने गू कबीले के एक बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से यह कहते हुए सुना था कि गूफी एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ था। चिंता मत करो, हालांकि यहाँ स्वर्गीय ज्वाला चली गई है, मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ एक छिपी हुई है। वह ज्वाला आपकी साधना के लिए बेहद मददगार होगी। स्वर्गीय ज्वाला को खोने पर जियाओ यान की हताशा को देखकर याओ लाओ ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी योजना स्वर्गीय ज्वाला सूची में 14वें स्थान पर स्थित फॉलेन हॉट फ्लेम को लक्ष्य बनाने की थी। ये कहाँ है? फ़ियानान अकादमी। क्या ये वह जगह नहीं है जहाँ से मैंने 1 साल की छुट्टी ली थी? अब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अकादमी अब भी मुझे स्वीकार करेगी। जियाओ यान को थोड़ा घबराहट महसूस हुई जब उसने याओ लाओ द्वारा बताए गए स्थान को सुना। चिंता मत करो, साधना में आपकी प्रगति के साथ हानान अकादमी आपको दूर नहीं करेगी। याओ लाओ ने उसे आत्मविश्वास से आश्वस्त किया, जब समय सही होगा तो मैं आपको उस स्वर्गीय ज्वाला को पुनः प्राप्त करने के लिए ले जाऊंगा। अध्याय 96। अभी कुछ ही समय बीता है और उसे पहले से ही एक नया प्रेमी मिल गया है। गू क्षेत्र में गू कबीले के पवित्र पहाड़ों के भीतर एक विशाल युद्धपोत धीरे धीरे विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान में रुका। जहाज के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने हल्के हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके रेशमी काले बालों की लंटें ढीली ढाली बंधी हुई थीं, जो उसकी पतली कमर से नीचे गिर रही थीं और अंत में उसके नाजुक कूल्हों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही हवा धीरे धीरे बह रही थी, उसके बाल लहरा रहे थे, जिससे उसे एक अलौकिक और दूसरी दुनिया जैसी आभा मिल रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेजोड़ था और उसकी मनमोहक आंखें लगभग आध्यात्मिक गहराई से चमक रही थीं, जो सबसे गहरे तारों वाले आकाश की याद दिलाती थीं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जुना थी, जिसे गू नानहाई वापस लेकर आया था। जहाज से उतरने से पहले ही उसने नीचे खड़े कई दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जुन एर वापस आ गई है। वह अभी भी बहुत सुंदर है, लेकिन वह केवल एक डुकिंग है। वह प्रशिक्षण के लिए गो दायरे से बाहर गई थी और फिर भी उसने कोई प्रगति नहीं की है। जुन एर का वंश असाधारण है। उसके चंचल स्वभाव के कारण उसे देरी हुई, लेकिन अगर वह साधना पर ध्यान केंद्रित करती है तो उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से आपकी उपलब्धियों से आगे निकल जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। उसका वंश अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा भी कमज़ोर नहीं है। गू कबीले की युवा पीढ़ी में कई महिलाएं जुन एर के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से बात करती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि गूफेई गू कबीले की युवा लड़कियों के लिए स्नेह की वस्तु थी और जुन एर ने न केवल गूफेर का दिल जीता था, बल्कि अंततः उसे धोखा भी दिया था। पुरुषों में से कुछ ने भौहें से कुढ़ीं, लेकिन शायद कबीले के नेता की बेटी के रूप में जुन एर की स्थिति और उसकी अलौकिक सुंदरता के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने अभी भी उसका बचाव किया। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग जुन एर के लिए खड़े हुए, उन्हें उससे कोई दोस्ताना प्रतिक्रिया नहीं मिली। जहाज से उतरने के बाद जुन एर सीधे अपने पहाड़ की चोटी पर छोटे से आंगन की ओर चली गई। जुन एर, क्या गू दायरे से बाहर रहने के दौरान तुम्हारा भाई गू फेई से सामना हुआ था? गू यून्यू ने पूछा जब वह जुन एर का पहाड़ की तलहटी तक पीछा कर रही थी। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? जुन एर पहले से ही बुरे मूड में थी। तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? तुमसे? जुना ने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया। क्या तुम्हें पता नहीं है? मैंने भाई गूफेल की सुरक्षा के लिए भेजे गए बुजुर्ग से सुना कि उनके हालिया प्रशिक्षण के दौरान उनके साथ लगातार एक युवती रहती थी और वे अविभाज्य थे। गू यून्यू ने धीरे से कहा। हालांकि वह खुद इस स्थिति से खुश नहीं थी, लेकिन अगर इससे जुना परेशान हो जाए तो वह काफ़ी खुश होगी। गूफेई और एक युवती अविभाज्य थे। ये सुनकर जुना का दिल बेवजह तेजी से धड़कने लगा। फिर थोड़ी सी खुशी के साथ गू यून्यू ने जुना को जियोई जियान और गूफेई के बारे में जो कुछ भी वह जानती थी उसे विस्तार से बताया। ये कैसे हो सकता है? हमें अलग हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और उसका पहले से ही एक नया प्रेमी है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? जुना को अप्रत्याशित उदासी और थोड़ा गुस्सा भी महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ जुना, भाई गू फेई की आलोचना करने का तुम्हें क्या अधिकार है? गू यून्यू ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। जुन एर की प्रतिक्रिया देखी।
उस समय तुम भाई गूफी से अलग भी नहीं हुए थे जब तुमने इतना शर्मनाक काम किया। तुम किसे अपमानजनक कह रहे हो? यून्यू के कठोर शब्दों पर जुन एर की आंखें गुस्से से भर उठीं। क्या बात है? क्या मैंने किसी नस पर चोट की है? मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम में इतनी ताकत भी है? जुन एर की उग्र निगाहों का सामना करते हुए गू यून्यू शांति से खड़ी रही। भले ही वह केवल 3 सितारा डू सम्राट थी, लेकिन जुन एर उसे हराने में सक्षम नहीं थी। बहुत घमंडी मत बनो, मुझे 2 साल दो और तुम देखोगे कि आज मुझे भड़काना कितनी बड़ी गलती थी। जुन एर ने अपने क्रोध को दबाते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे एहसास हुआ कि साधना में उसकी प्रगति बहुत लंबे समय से विलंबित थी। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसके और गूफी के बीच की खाई और चौड़ी होती जाएगी और वह वास्तव में हंसी का पात्र बन सकती है। इसके साथ ही वह मुनि और पहाड़ों में गहरे एक भव्य हॉल की ओर चल पड़ी। गू कबीले में साधना के लिए संसाधन बाहरी दुनिया के अन्य गुटों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। जुन एर का इरादा अपने पिता गू युआन से कुछ संसाधन मांगने और अपने शाही वेदी बपतिस्मा के अगले चरण की तैयारी करने का था। इन प्राचीन कुलों में तकनीकों, युद्ध कौशल और अमृत के अलावा पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली विरासतें भी थीं। ये पूर्वज अपनी मृत्यु के बाद अपनी शक्तिशाली वेदी में संग्रहित करते थे, जिससे कबीले की भावी पीढ़ियों को ये विरासतें प्राप्त होती थीं। किसी व्यक्ति को विरासत में मिलने वाली शक्ति की मात्रा व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार भिन्न होती है। व्यक्ति शुद्ध रक्त वाले लोगों को आमतौर पर बपतिस्मा से अधिक लाभ मिलता है। आधे घंटे बाद जुना एक प्राचीन राजसी हॉल के सामने पहुंची। गूफी, हमारे अलग होने के बाद तुमने खुद को एक साधारण लड़की पाया। क्या तुम्हें लगता है कि वह कबीले द्वारा स्वीकार की जाएगी? प्राचीन हॉल में कदम रखने से पहले जुना ने खुद से बड़बड़ाया। इस बीच पवित्र गोली शहर के सराय के कमरे में जहां गूफेल और जियाओ जियान रह रहे थे। भाई गूफी, मैं आखिरकार डुकिंग तक पहुंच गई हूं। अब मैं उड़ सकती हूं। जियो जियान ने जहरीले तरल से भरे स्नान से उठते हुए कहा। उसकी पीठ से बैंगनी रंग के डुक्यूई पंख निकले और एक कोमल फड़फड़ाहट के साथ वह कमरे के भीतर हवा में उड़ गई। बहुत प्रभावशाली। 2 महीने से भी कम समय में डुकिंग तक पहुंचना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको डू पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने में 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। गूफिल मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से जियाओ जियान की प्रगति से प्रसन्न था। पिछले कुछ महीनों से गूफी और जियाओ जियान पवित्र गोली शहर में रह रहे थे। महाद्वीप के केंद्रीय केंद्र के रूप में यहाँ के संसाधन अन्य शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। गूफेल ने सावधानीपूर्वक कई शक्तिशाली जहरों का चयन किया और जियाओ जियान को ऐसे अमृत दिए जो उसकी साधना को तेज कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से उसकी प्रगति तेज थी। डू पूर्वज तक पहुंचने में 2 साल। क्या ये थोड़ा ज्यादा तेज नहीं है? क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? जियाओ जियान ने थोड़ा अनिश्चित होकर पूछा। आखिरकार जितनी ज्यादा साधना होती है उतना ही मुश्किल होता है। डू किंग और डू पूर्वज के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। तुम्हारा शोकपूर्ण जहर शरीर अब किसी भी छिपे हुए खतरे से मुक्त है। मैं वास्तव में रूढ़िवादी था जब मैंने 2 साल कहा। गूफेई ने हंसते हुए कहा। मूल कहानी में जियाओ जियान सिर्फ 3 से 4 साल में लियामा साम्राज्य में एक नौसिखिया से 3 सितारा डू पूर्वज बन गई थी। साधना के लिए ऐसी प्रतिभा प्राचीन कुलों के साधारण प्रतिभाशाली लोगों में भी बेजोड़ थी। सच में, गूफेल का उस पर भरोसा देखकर जियाओ जियान की मुस्कान और भी चमक उठी। वह खुशी खुशी उसके पास गई, अपना सिर उसकी चौड़ी छाती पर टिका दिया। वह गिरी इतनी जल्दी क्यों निकल गई? गूफेई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। अध्याय 97। बड़े भाई, मुझे भी कुछ चाहिए। सराय की दूसरी मंजिल की बालकनी पर किंगलिन और आदरणीय तियानहुओ, बूढ़े आदमी, एक मेज पर बैठे थे। छोटी लड़की बड़े से कुछ साधना संबंधी मुद्दों के बारे में गंभीरता से पूछ रही थी, जबकि शेर राजा सीढ़ियों पर अंगरक्षक की तरह पहरा दे रहा था। श्री याओ, आपने जो कहा उसके अनुसार यदि आप उस समय उन ज्वाला छिपकली पुरुषों से नहीं मिले होते तो क्या आप अब तक एक महान डू संत बन सकते थे? किंगलिन ने उत्सुकता से पूछा, आदरणीय तियानहुओ की कहानी से रोमांचित। संभवतः। याओ तियानहुओ ने आत्मविश्वास से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उस समय अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और साधना में तेजी से प्रगति के कारण उन्हें विश्वास था कि वे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने मैग्मा सागर में गहराई से खोजबीन की और यहाँ तक कि 2 स्वर्गीय लपटों को परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। किंगलिन ने अवचेतन रूप से आह भरी। उसे आदरणीय तियानहुओ के भाग्य पर तरस आ रहा था। अफसोस की क्या बात है? शायद ये होना ही था। कम से कम मैं अभी भी जीवित और स्वस्थ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह लंबे समय तक जीवित रहा था। उसके दोस्त और परिवार के लोग बहुत पहले ही चले गए थे, इसलिए गूफी और अन्य लोगों के साथ रहना उसके लिए बोझ नहीं था। उस समय शेर राजा अचानक सीढ़ियों के पास अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
हे शेर राजा, किंगलिन और बूढ़े याओ, बहुत समय हो गया है। एक बचकानी आवाज़ गूंजी। इसे सुनकर आदरणीय त्यान हुओ और किंगलिन ने सहज रूप से देखा। उनकी नज़र में बैंगनी कपड़ों में एक छोटी लड़की थी, जो सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठी थी और उन्हें देखकर हाथ हिला रही थी। उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक देखकर वह हंसी और एक अजीब सा चेहरा बनाया, जो काफ़ी प्यारा लग रहा था। बहन जी यान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। किंगलिन अपने आश्चर्य से उबरते हुए उत्साह से दौड़ी। ये पता दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकता है, ये देखते हुए कि किंगलिन जी यान से आधा सिर लंबा था। ये छोटा यहाँ है, इसलिए चीजें निश्चित रूप से फिर से जीवंत हो जाएंगी। आदरणीय टेन हो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसे। इस बीच गूफी और जियो यी जियान ये देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आए कि क्या हो रहा था। गूफी ने जियान को देखा, उसकी नाजुक और प्यारी उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे याद थी। तुम कबीले में क्यों नहीं रहे? गूफी ने आगे बढ़कर जियान के सिर को थपथपाया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा। मैं चुपके से निकल गया। हे मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम पवित्र गोली शहर में आओगे, इसलिए मैं यहाँ भागा। मुझे लगा कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन चारों ओर पूछने के बाद यह आसान था। जियान ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। मैं बहुत दयनीय हूँ। वापस जाने के बाद मेरे पास कोई स्वादिष्ट गोलियां नहीं होंगी, और वे मुझे हर दिन ये घिनौनी भयानक स्वाद वाली चीजें पिलाते रहते हैं। जियान शिकायत करते हुए गूफेर की आस्तीन से चिपक गई। उसकी बड़ी चमकदार आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। उसे लगा कि गूफेल के साथ उसके लापरवाह दिनों की तुलना में उसका वर्तमान जीवन असहनीय था। बहन जियान, ये बहुत भयानक है। आपका कबीला आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, किंगलिन ने जियान के लिए कहा, क्रोधित महसूस करते हुए। बिल्कुल, वे भयानक हैं। जियान ने जोर से सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि उसके कबीले के लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे वह बहुत नाराज थी। हालांकि अगर उसके कबीले के सदस्यों को पता होता तो वे शायद खून थूकने की हद तक क्रोधित हो जाते। गूफी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह जियान के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था, अक्सर उसकी शिकायतों को बड़ा चढ़ाकर बताता था। उसके कबीले ने उसे जो चीजें पिलाई थीं, वे संभवतः शक्तिशाली अमृत थीं। आखिरकार वह हमेशा की तरह जीवंत थी। जियान, अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? जियाओ यी जियान ने पूछा। हे मैं तुम्हारे और बहन जियाओ यी जियान के साथ रहने जा रही हूँ। बेशक, ज़ैदेकियान ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। हाँ, बहन जियाओ यी जियान, तुम डूकिंग तक कब पहुंची? जियान ने अचानक कुछ असाधारण देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मैं अभी अभी पहुंची हूँ, जियाओ यी जियान ने उत्तर दिया। ये बहुत तेज है, मुझे पता है। बड़े भाई गूफी ने तुम्हें मदद करने के लिए बहुत सारी गोलियां दी होंगी, है ना? जियान ने गूफी की ओर देखा और उम्मीद भरी नज़रों से अपने हाथ आगे बढ़ाए। बड़े भाई गूफी, मुझे भी कुछ चाहिए। नहीं, गूफी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से जियान के छोटे हाथों को दूर धकेल दिया। तुमने पहले ही बहुत सारे अमृत खा लिए हैं और तुमने उन्हें अभी तक पूरी तरह से पचाया नहीं है। सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें अचानक बहुत ज्यादा शक्ति मिल सकती है जो असुविधाजनक हो सकती है। गूफी का व्याख्यान सुनकर जियान थोड़ा नाराज दिखी। उसके होंठ फूले हुए थे। बहन जियान, परेशान मत हो, मेरे पास यहाँ कुछ गोलियां हैं, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगी? किंगलिन ने जियान के छोटे हाथ को खींचते हुए उसकी हथेली में मुट्ठी भर गोलियां रख दीं। किंगलिन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जियान की अभिव्यक्ति तुरंत चमक उठी और उसने एक गोली अपने मुंह में डालते हुए किंगलिन की प्रशंसा की। इनमें से ज्यादातर गोलियां चौथी श्रेणी की थीं, जो खेती में मदद करने के लिए थीं, जिनमें मजबूत औषधीय प्रभाव थे। किंगलिन हर 5 दिन में सिर्फ एक गोली ले सकती थी, लेकिन जियान ने उन्हें कैंडी की तरह एक के बाद एक चबाया। ये देखकर गूफी और जियाओ यी जियान ने एक दूसरे की असहाय नज़रों का आदान प्रदान किया और अपना सिर हिलाया। बहन जियान, धीरे करो, किंगलिन ने आश्चर्य से देखा। सौभाग्य से जियान के पास असाधारण शारीरिक बनावट थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता तो शायद वह फट जाता। अगले दिनों में जियान के आने के साथ गूफी का छोटा समूह बहुत ज्यादा जीवंत हो गया। एक दिन जियान फिर से गूफी के कमरे में आया और गोलियां मांगने लगा। जियान, अगर तुम्हें और गोलियां चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, गूफी ने प्रस्ताव रखा। कौन सा काम? जियान ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। गूफी ने जियान के छोटे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। पिलटॉवर में एक जीर्ण शीर्ण जगह है जिसका लंबे समय से रखरखाव नहीं किया गया है। मुझे चाहिए कि तुम मुझे अंदर ले जाओ। बस एक जीर्ण शीर्ण जगह में प्रवेश करना, यह आसान है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान ने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए अपनी छाती फुला ली। उसने पहले भी कई बार इस तरह का काम किया था। इन अकेडमी में वापस आकर वह अक्सर जड़ी बूटियों को खाने के लिए सीलबंद जड़ी बूटियों के भंडारण स्थानों में घुस जाती थी।
पिलरियल्म एक ऐसा स्थान था जिसे बहुत पहले पिलटॉवर के एक डूसेंट ने बनाया था। समय के साथ ये जीर्ण शीर्ण हो गया था। हालांकि यह अनगिनत कीमियागरों के लिए एक खजाना बना रहा जो दुर्लभ जड़ी बूटियों और सामग्रियों से भरा हुआ था। लेकिन गूफी के पास जो संसाधन थे उनमें उसकी कमी नहीं थी। वह पिलरियल्म के भीतर कोर मदर जेड की तलाश में था, विशेष रूप से कोर सोल मैरो जो उसमें मौजूद था। अध्याय 98। चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हें दिया जाएगा। एक उजाड़ मैदान पर जहां ज़मीन का विशाल विस्तार गेरू के रंगों से ढका हुआ था। कभी कभी हरे रंग के छोटे छोटे टुकड़े जीवन और स्फूर्ति का स्पर्श जोड़ते थे। छोटे जादुई जानवर कभी कभी बाहर निकलते, पीली धूल का गुबार उड़ाते और फिर दूर गायब हो जाते। कुछ समय की शांति के बाद शून्य स्थान अचानक लहरदार हो गया। इसके तुरंत बाद दो आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, शून्य से उभरीं। ये दो आकृतियां निश्चित रूप से गूफी और ज़ियान थीं। तो ये पिल क्षेत्र है। गूफी हवा में मंडराते हुए अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था। दूरी में वह मुश्किल से कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की रूपरेखा देख पा रहा था। उसने देखा कि यहाँ की ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक सघन थी, लेकिन यह एक हिंसक तत्व से भरी हुई थी जो मानव अवशोषण के लिए अनुकूल नहीं थी। गूफी के बगल में ज़ियान ने उत्सुकता से क्षेत्र की जांच की। ज़ियान, चमकने की तुम्हारी बारी है। गूफी ने ज़ियान को संकेत दिया। ठीक है। ज़ियान मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद करके महसूस करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक खजाने का पता लगाने की उसकी क्षमता आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। यही मुख्य कारण था कि गूफी उसे खजाने की खोज के लिए पिल क्षेत्र में साथ लेकर आया था। उसने 6 स्थानों को महसूस किया। उन स्थानों की जड़ी बूटियां काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कुछ देर बाद ज़ियान ने अपनी आंखें खोलीं और गूफी को कई खास जगहें दिखाईं। गूफी की मौजूदा गति के साथ पूरे पिल दायरे को पार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इन 6 जगहों को खोजना कोई समस्या नहीं होगी। 1 घंटे बाद गूफिल और ज़ियान छठे स्थान पर पहुंचे, जिसे उसने संभावित खजाने की जगह के रूप में महसूस किया था। अजीब बात है, यहाँ एक भी हरा पत्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या ये ज़मीन के नीचे छिपा हो सकता है? ज़ियान ने जोर से सोचा, जैसे ही वह धीरे धीरे ज़मीन के करीब पहुंची। सावधान! गूफिल ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया और ज़ियान को तुरंत चेतावनी दी। उस पल रेत के टीले जैसा कुछ अचानक फट गया। 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक विशाल सांप बिजली की तरह बाहर निकला। उसका खूंखार मुंह सीधे ज़ियान के सिर पर निशाना साध रहा था। मौत को दावत दे रहा है। ये देखकर गूफी ने सांप की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसका सिर फट गया, जैसे कि बहुत ज्यादा दबाव से कुचला गया हो। फिर वह विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। लानत है बदसूरत पैरहीन प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? ज़ियान ने गुस्से में सांप के सिरहीन शरीर पर लात मारी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक हल्की लात से उसने विशाल शरीर को उड़ा दिया। जैसे ही ज़ियान ने अपनी हताशा व्यक्त की, गूफी ने उसकी आस्तीन में छिपे रंगीन सांप में कुछ हलचल देखी। ऐसा लगता है कि ज़ियान के शब्दों ने अनजाने में मेडुसा को नाराज कर दिया, गूफी ने हंसते हुए सोचा। जैसे ही सांप का शरीर दूर फेंका गया, रेत के टीले के नीचे एक अवतल गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के अंदर एक गहरे पीले रंग की जड़ थी जो एक बच्चे के सिर के आकार की थी। आखिरकार यह भूमिगत छिपी हुई थी। ये चीज़ पृथ्वी के पीले सार की तरह दिखती है और यह काफ़ी पुरानी लगती है। ज़ियान ने बच्चे के आकार की जड़ को उठाते हुए बुदबुदाया। हालांकि उसने औपचारिक रूप से औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उसने उन सभी में से कुछ को पहचान लिया जो उसने खाई थीं। ज़ियान, एक पल के लिए अलग हट जाओ। गूफी ने ज़ियान को दूर जाने का इशारा किया। 1000 साल पुराना पृथ्वी का पीला सार वास्तव में कीमती था, लेकिन ये गूफी को दिलचस्पी देने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह इस बात से अधिक उत्सुक था कि भूमिगत गहराई में क्या है। पृथ्वी का पीला सार पृथ्वी की शुद्ध और भारी ऊर्जा से बनता है, लेकिन यह इसके विकास को भी सीमित करता है। एक बार जब ये 100 साल से अधिक हो जाता है तो ऊर्जा संतृप्ति के कारण इसका आकार बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए 100 साल से अधिक पुराना अर्थ येलो एसेंस दुर्लभ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यदि अर्थ येलो एसेंस 100 साल से अधिक हो जाता है तो इसे पृथ्वी ऊर्जा के अलावा किसी और चीज़ से पोषित किया जाना चाहिए, आध्यात्मिक सार का कोई अन्य रूप। इसलिए इस 1000 साल पुराने अर्थ येलो एसेंस के नीचे कुछ असाधारण होना चाहिए। ये यहीं होना चाहिए। ज़ियान के रास्ते से हटने के बाद गूफी ने अपनी हथेली को गड्ढे पर लक्षित किया और एक शक्तिशाली सक्शन बल ने गंदगी को बाहर निकाला, जिससे जल्दी से 10 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया। एक बर्फ सफ़ेद जेड पत्थर धीरे धीरे नजर आने लगा। यह क्या है? ज़ियान की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह जल्दी से बर्फ सफ़ेद जेड पत्थर की जांच करने के लिए आगे बढ़ी जिसे गूफी ने अभी अभी ज़मीन से निकाला था। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम खा सकते हो, गूफी ने ज़ियान को डांटा। गूफी के हाथ में जो चीज़ थी वह कोर मदर जेड थी, जो पृथ्वी की ऊर्जा से अनगिनत वर्षों में बना एक चमत्कारी जेड पत्थर है।
जब खेती या कीमिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है तो इस जैद से बने आसन पर बैठने से शरीर के भीतर हिंसक ऊर्जाओं को काफ़ी हद तक दबाया जा सकता है, जिससे क्यूई विचलन का जोखिम कम हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा है। गू फेई ने जैद पत्थर को देखा, जो लगभग आधा मीटर लंबा और एक हाथ की चौड़ाई जितना चौड़ा था। कोरमदर जैद का इतना बड़ा टुकड़ा बाहरी दुनिया में मिलना लगभग असंभव था। इसके बाद गू फेर का ध्यान जैद के किनारों से रिसने वाले चिपचिपे तरल पर गया। भाई गू फेई, ये तरल क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? जी यान ने भी तरल को देखा था। उसे लगा कि यह स्वादिष्ट होगा। अगर तुम औषधीय जड़ी बूटियां खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बाद में खाने दूंगा। वहां के पहाड़ों को देखो, वे जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को 8वें दर्जे के जादुई जानवर ने जमा कर रखा है। तुम्हें उन्हें खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गूफी ने दूर की एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। सच में, इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में सोचकर जी यान की आंखें चमक उठीं। इस बीच गूफी ने एक अग्नि ब्लेड बनाया और कोरमदर जैद की सतह पर सावधानी से काटा। जैद का एक पतला टुकड़ा छील गया। अखरोट के आकार की एक गुहा दिखाई दी। गुहा के अंदर हल्की सफ़ेद धुंध बाहर निकलने लगी। गूफी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपनी आत्मा से आराम की एक खामोशाह महसूस की। स्वूश स्वूश, गूफी का हाथ तेजी से चला, अपनी अग्नि ब्लेड से जैद को काटता हुआ। लगभग आधा जैद हटाने के बाद एक कटोरे के आकार का गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक उंगली से भी ज्यादा गहरा सफ़ेद तरल का एक उथला पूल दिखाई दिया। ये वास्तव में कोरसोल मैरो है। गूफेर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि उसने चिपचिपे सफ़ेद तरल को देखा। आखिरकार सारी मेहनत रंग लाए। कोरसोल मैरो एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था जो आत्मा को मजबूत करने में सक्षम था। गूफी जैसे व्यक्ति के लिए भी उसकी उन्नत आत्मा साधना के साथ यह अत्यधिक लाभकारी था। भाई गूफेर, हम उस 8वें दर्जे के जादुई जानवर की जड़ी बूटी का भंडार कब चुराने जा रहे हैं? जी यान का दिमाग अभी भी गूफी के पहले के वादे पर टिका हुआ था। वह 8वें दर्जे के जादुई जानवर के खिलाफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। चिंता मत करो, इस बार हमें छिपकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह जानवर स्वेच्छा से तुम्हें जड़ी बूटियां देगा। गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अध्याय 99, आत्मा शोधन, मध्य आत्मा क्षेत्र। कोई मुझे ये भेंट करेगा? जी यान के माथे पर प्रश्न चिन्ह थे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम देखोगे। गूफी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। कोरसोल मैरो को संग्रहित करने के बाद वह जियान को दूर स्थित विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर ले गया। कोरसोल मैरो जब अन्य जड़ी बूटियों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो और भी बेहतर परिणाम देता है। गूफी के पास अभी भी कोरसोल मैरो को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक कुछ जड़ी बूटियां गायब थीं, और वे जड़ी बूटियां पर्वत श्रृंखला के शासक जादुई जानवर के खजाने की तिजोरी में आसानी से मिल सकती थीं। जल्द ही विशाल पर्वत श्रृंखला की रूपरेखा उनकी दृष्टि में दिखाई दी। ये 10,000 औषधीय पर्वत श्रृंखला एक विशाल ड्रैगन की तरह फैली हुई थी, जिसमें हवा के बीच में घना कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा प्राकृतिक नहीं था, ये घनी ऊर्जा से संघनित था। पर्वत श्रृंखला के भीतर से जानवरों की निरंतर और गूंजती हुई दहाड़ें गूंज रही थीं, जो एक हिंसक आभा से भरी हुई थीं। गूफेर की गति के साथ भले ही जादुई जानवर उन्हें पहचान लें, वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। इस प्रकार वे उत्तर की ओर लगातार आगे बढ़ते रहे। अंततः 10,000 औषधीय पर्वत श्रृंखला के भीतर सबसे ऊंचे और सबसे राजसी पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत कौन करता है? वन जियोनझान देखेगा कि कौन इतना साहसी है। जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, अचानक आसमान से एक उग्र आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय आकृति विकृत स्थान से बाहर निकली, जो लोहे के टॉवर की तरह गूफेल और जियान के सामने खड़ी थी। जैसे ही यह मजबूत आकृति दिखाई दी, उसके भीतर से एक जबरदस्त, स्थिर और भारी आभा अचानक उभरी। यह विशालकाय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियोनझान था, जो असंख्य औषधि पर्वत श्रृंखला का शासक था, एक 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर। उसका असली रूप ड्रैगन भालू था। ड्रैगन भालू, ये भयंकर जादुई जानवर अब शायद ही कभी देखे जाते हैं, क्योंकि वे प्राचीन हैं और उनके भीतर कुछ ड्रैगन का खून है, जो उन्हें असाधारण रूप से शक्तिशाली बनाता है। अरे बड़े आदमी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस मजबूत आदमी को देखकर जियान का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जबकि वह पहले उच्च स्तरीय 7वें स्तरीय जादुई जानवरों से कुछ हद तक भयभीत थी, अब वह 8वें स्तरीय जादुई जानवर के सामने भी बेफिक्र लग रही थी। जैसे ही उसने बात की, उसकी चमकदार आंखों में एक शानदार बैंगनी रोशनी चमक उठी। वह बैंगनी रोशनी पहले के विपरीत एक ड्रैगन के आकार की थी। ये है असली ड्रैगन वंश। उस ड्रैगन के आकार की बैंगनी रोशनी को देखकर जियोंगजान का विशाल शरीर अनजाने में कांप उठा। उसके वंश के भीतर से एक तरह के दबाव ने उसके खून को लगभग उबाल दिया। मेरी महिला, मैं अपनी पिछली अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। पहले डराने वाला शियोंगजान अब चापलूसी करने वाला चेहरा लिए हुए था, बार बार खुश करने की कोशिश कर रहा था।
इस समय जियान को आखिरकार समझ में आ गया कि गूफी ने अपने पहले के शब्दों से क्या मतलब निकाला था। बड़े आदमी, तुम्हारे पास यहाँ क्या अच्छा सामान है? सब बाहर निकालो, जियान ने सीधे पूछा। इस समय जियान जोश से भरी हुई थी, अपनी महिमा के दुर्लभ क्षणों में से एक का आनंद ले रही थी। मेरी महिला, मैं आपको पोषण देने के लिए 7वें दर्जे के कुछ जादुई जानवरों को पकड़ने जाऊंगा। शियोंग जान ने बार बार सिर हिलाया। मुझे बिल्ली का मांस नहीं, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चाहिए। जियान ने उसे तुरंत रोक दिया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां? जरूर, मेरे पास बहुत हैं। जोंगजान ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और गूफेई और जियान को पहाड़ की चोटी पर एक बड़े पत्थर के पास ले गया। हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 भयंकर दिखने वाले जादुई जानवर झुके हुए थे। कहीं और जाकर खेलो, जियान आगे बढ़ी, लापरवाही से अपना छोटा हाथ हिलाते हुए। 2 उच्च स्तरीय जादुई जानवर, जो क्रूर दिख रहे थे, ने धीमी आवाज में कराहते हुए अपनी दुम को अपने पैरों के बीच दबाकर जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने जियान से एक तरह का दबाव महसूस किया था जो उनके वंश से उपजा था, जिससे उनमें विरोध करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। इस प्रदर्शन ने जियान को और भी अधिक आत्मसंतुष्ट बना दिया। उसे आखिरकार गूफेल के सामने दिखावा करने का मौका मिला। उसने गूफेई की ओर देखा और पलकें झपकाईं जैसे कह रही हो, देखा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, है न? मैंने उन्हें सिर्फ एक शब्द से डरा दिया। गूफेई ने उसका साथ दिया और उसे अंगूठा दिखाया। इसके बाद दोनों ने पत्थर के हॉल से होते हुए जियोनजान का पीछा किया, मुख्य हॉल के भीतर एक विशाल चौक पर पहुंचने से पहले कई गलियारों को पार किया। जैसे ही गूफेई ने चौक में कदम रखा, औषधीय जड़ी बूटियों की एक तेज, लगभग चिपचिपी गंध ने उसे घेर लिया। चौक जड़ी बूटियों के ढेर से भरा हुआ था। बाहरी दुनिया में दुर्लभ और कीमती ये जड़ी बूटियां यहाँ साधारण गोभी की तरह बिखरी हुई थीं। वाह, यहाँ बहुत कुछ है। ये देखकर जीवैन के मुंह में पानी आने लगा। वह चौक में गोता लगाना चाहती थी और जड़ी बूटियां चबाना शुरू करना चाहती थी। जियान, रुको, मुझे पहले जो चाहिए वो ढूंढने दो, फिर तुम खाना शुरू कर सकती हो। गूफेई ने जल्दी से उसे रोक लिया। अगर यह छोटा सा पेटू अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां खा लेता तो परेशानी होती। ठीक है, जियान ने अपनी इच्छा को दबा दिया। आखिरकार वह गूफेई पर भरोसा कर रही थी कि वह बाद में गोलियां बनाने में उसकी मदद करेगी। इसके अलावा इन जड़ी बूटियों का स्वाद कच्चा खाने पर उतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कुछ जड़ी बूटियां ले लूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? गूफी ने मुस्कुराते हुए जियोंगजान की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। गूफेल की डू वेनेरेट साधना को पहले ही भांप लिया था और ये देखकर कि जियान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, जियोंगजान ने गूफेई के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया। धन्यवाद। गूफेई मुस्कुराया, फिर अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए चौक में घुस गया। उसका प्राथमिक लक्ष्य हेवनली नम जेड एसेंस नामक जड़ी बूटी थी। ये जड़ी बूटी कोरसोलमेरो को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक थी। हालांकि चौक कई अलग अलग जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, लेकिन गूफेई की क्षमताओं ने उसे जल्दी से हेवनली नम जेड एसेंस का एक टुकड़ा ढूंढने की अनुमति दी। मुझे जो चाहिए वो मिल गया है। गूफेई ने जियान को इशारा करते हुए हाथ हिलाया और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही उसने कहा, जियान चौक की ओर दौड़ा, एक सुनहरा फल पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। सुनहरा फल इतना कठोर था कि साधारण तलवारें भी उसे काट नहीं सकती थीं, फिर भी जियान के दांतों ने उसे आसानी से काट दिया। आप इसका आनंद लें, मैं कुछ संभाल लूंगा। गूफी ने जियोनजान से एक पत्थर का कक्ष मांगा और कोरसोलमेरो को परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू की। अब जब उसके पास सभी आवश्यक सामग्री थी तो शोधन प्रक्रिया मुश्किल नहीं थी, खासकर गूफी के लिए जो 8वें स्तर के कीमियागर तक पहुंच गया था। सिर्फ 1 घंटे में पूरी तरह से परिष्कृत कोरसोलमेरो की 3 बोतलें उसके सामने थीं। गूफेल की दक्षता निस्संदेह कहानी के मूल नायक से अधिक थी। कोरसोलमेरो का लगभग कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं हुआ। मुझे आश्चर्य है कि इससे मेरी आत्मा की शक्ति कितनी मजबूत होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने जैद की बोतलों में से एक को पकड़ा और उसे अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही मैरो उसके शरीर में प्रवेश किया, गूफी का सिर गूंज उठा और उसके माथे पर आत्मा की शक्ति अचानक फैल गई, जैसे कि उसे उत्प्रेरित किया गया हो। तेजी से विस्तार ने उसके माथे में हल्का दर्द पैदा कर दिया। एक शक्तिशाली, भयानक ऊर्जा जल्दी से उसकी आत्मा में समा गई। इसके साथ ही गूफेल की आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी, मानो उसने कोई शक्तिशाली टॉनिक पी लिया हो। अध्याय 100। जियान आगे बढ़ता है। रानी का परिवर्तन। पहले से ही 5 दिन हो चुके हैं। भाई गूफी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? पत्थर के हॉल के अंदर जियान एक कुर्सी पर आराम कर रही थी जो मूल रूप से जियोंगजान की थी। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। जब से गूफी एकांत में गई थी, वह दिनों की गिनती कर रही थी। वह औषधीय जड़ी बूटियों से थकने लगी थी और कभी कभी जब उसे कुछ ऐसा मिलता था जिसका स्वाद खराब होता था तो वह एक निवाला खा लेती थी और फिर उसे फेंक देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियान शांत होती गई और जियोंगजान पर ज्यादा हुक्म नहीं चलाती थी।
धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा और उसका शरीर भट्टी की तरह गर्म हो गया। मेरी छोटी दादी, आपको क्या हो रहा है? क्या आपने बहुत ज्यादा खा लिया है और इसे पचा नहीं पा रही हैं? जी यान की हालत के कारण जियोंग जान चिंतित हो रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही जियोंग जान इस बात पर विचार कर रहा था कि ध्यान कर रहे गूफी को पुकारा जाए या नहीं, जी यान अचानक गहरी नींद में सो गया। जब वह सो रही थी तो उसके शरीर से एक घनी बैंगनी रोशनी निकलने लगी, जो अंततः बैंगनी रोशनी का एक बड़ा कोकून बन गया, जो कई मीटर बड़ा था, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसी क्षण ऊर्जा की एक अदृश्य लहर, जो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, पत्थर के हॉल की दीवारों से गुजरी और पहाड़ की चोटी के ऊपर आसमान में फैल गई। बूम! जैसे ही ऊर्जा की यह लहर फैली, पूरा पहाड़ अचानक उथल पुथल में बदल गया, जैसे उबलते तेल का बर्तन हो। आसमान और धरती की अचानक उथल पुथल ने पहाड़ पर मौजूद सभी जादुई जानवरों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें से ज्यादातर के लिए समझ से परे थी। केवल कुछ शक्तिशाली उच्च स्तरीय जादुई जानवर ही इसे स्पष्ट रूप से पहचान सकते थे, जबकि बाकी केवल आकाश को घूरते रह सकते थे। यह क्या है? अचानक हुए इस बदलाव से जियोंग जान चौंक गया। हॉल के भीतर गहरे पत्थर के कक्ष पर टिकने से पहले उसकी निगाह पूरे क्षेत्र में घूम गई, जहां गूफी ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। स्तर तक पहुंच चुके हैं। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। सारांश, गूफी ने डुक्यूई महाद्वीप में प्रवास किया और ब्लैक सबमर्ज्ड किंग गूली का प्रिय पोता बन गया। 16 वर्ष की आयु तक वह पहले से ही गो कबीले का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति बन चुका था। इसके बाद कबीले के नेता गू युआन ने जुन एर को वापस बुलाया और उसके साथ उसकी शादी तय की। हालांकि उनकी शादी के 6 महीने बाद भी जुन एर ने अपने रिश्ते को पूरा करने से इनकार कर दिया। हालांकि गूफी पहले से ही जुन एर के प्रति बहुत मोहित था, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि उसके प्रति उसकी ठंडक इसलिए थी क्योंकि वह अभी भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। ये पता चला कि जब जुन एर ने कहा कि वह तैयार नहीं है, तो वह किसी और के लिए अपनी पवित्रता को बचाने की योजना बना रही थी। गूफी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने निर्णायक रूप से जुन एर को तलाक देने का फैसला किया। नहीं गूफी, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ये जानने पर कि गूफी उससे तलाक लेना चाहता है, जुना तुरंत घबरा गई। BTTH, मैंने जुना से शादी की, लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। जहां गूफेल ध्यान कर रहा था, चलो तलाक ले लेते हैं। से एक छोटा सा सात रंग का सांप हवा में लेते हैं, जो जमीन पर गिरने से पहले बालकनी दीवार से टकराया। मुड़कर जुन एर को देखा, एक चमक जो अभी अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कमरे में लौटी थी और बदल से बोली। वह मोहक सुंदर था, जो कमरे के अंदर शरीर के साथ की बातें सुनकर कोई और नहीं बल्कि रानी मेडुसा थी। इस क्षण उसने अविश्वास में गूफी को ताकत ये सोचकर कि उसने गलत सुना है, क्योंकि उसकी पूर्व मैंने कहा चलो तलाक ले लेते हैं। टांगों में बदल गई थी। की निगाहें शांत रहीं क्योंकि वह जमीन से आधा इंच ऊपर मंडरा रहे थे। पहले की तरह ही दृढ़ था। कितना भयानक आत्मा दबाव था। ये व्यक्ति लगातार घटना के बाद जा रहा है। अप्रत्याशित रूप से डुक्यूई महाद्वीप में उसे पकड़ नहीं पाऊंगी। रानी के अलावा खूबसूरत आंखें चमकने की शक्तिशाली आठ सितारा डूसन को देखा, उसके दिल में हत्या के इरादे का एक हल्का सा निशान फैल रहा था। गूफी वह महसूस कर सकती थी कि गूफी की आत्मा अब उसके शरीर में बचपन के प्रेमी थे। उसके लिए यह एक सही अवसर था। कबीले के नेता हालांकि युआन ने अचानक जुना को वुटेन शहर में गुप्त रूप से भेजने का फैसला किया। बारीकी से पीछा करते हुए काफी समय बिताया था। वह जानती थी कि वह कितना भयानक उस समय गूफी इसे रोकना चाहता था। हालांकि रानी मेडुसा साल का बच्चा पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। महत्वहीन रानी मेडुसा कबीले के नेता गू युआन द्वारा लिए गए फैसले को बदल नहीं सकता देखने लगी। वह सिर्फ ये देख सकता था कि रानी ने द्वारा जुना को दीवारों से प्रकाश का एक निराकार गोला गुजरा और उसके बाद माथे की ओर बढ़ा। गुप्त रूप से जुना को वापस लाने का कोई रास्ता खोजने की कसम। निराकार गोला गूफेल की आत्मा थी। गूफी जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ी और वह गूफेल का सबसे चमकदार प्रतिभाशाली भारी आत्मा के दबाव ने उसे भर दिया। क्षेत्र तुरंत गायब हो गया, जिसे कभी युवा कबीले का नेता काली आंखें आखिरकार अपनी स्पष्टता वापस पा गया। हालांकि कबीले के भीतर उसे होश आया, पुरानी विश्वसनीय रूप से आकर्षक भी ज्यादा उसकी आंखों के सामने आया। इसके बाद रानी मेडुसा कबीले के नेता की बेटी को गो कबीले में वापस लाने के लिए गो कबीले की बड़ी परिषद में आवेदन किया। सफेद लहराती इसके अलावा उन्होंने जुना से शादी करने की इच्छा और उसके मनमोहक चेहरे की झलक वर्तमान स्थिति नसों पर गहरा असर डाला। प्रतिभा को देखते हुए पहले रानी मेडुसा के लिए अत्यधिक सामने भी नग्न दिखाई दी थी। लेकिन उस समय शादी के लिए सहमत से बदली नहीं थी। जुना को दायरे में वापस लाने के बाद कबीले के नेता गु युआन ने व्यक्तिगत रूप से
के जगह एक जोड़ी सुंदर पैरों ने ले ली थी। हालांकि गुफेल के दिल में गर्मी और भी अधिक पिछले 6 महीनों से सांसें तेज हो गईं। के साथ विवाह करने से करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि उसे छूने की नजर को देखते हुए मेडुसा रानी को अचानक अपनी स्थिति का रवैया किसी अजनबी के प्रति उसका मोह ज्यादा शर्मिंदगी और गुस्से के मिश्रण से ज्यादा समय तक अपने हाथ के प्रति दयालु होने के लिए तुरंत खुद किया जो वह कर सकता से बनी एक लाल, लेकिन ये सब एक तरफा लग रहा था। जुन मैं क्या करना चाहती पसंद नहीं आया। क्या तुम ही नहीं थी जो वहाँ बिल्कुल बहुत खुश थी क्योंकि बहकाने की कोशिश कर रही थी। बाहर से जियाओ यान के बारे में खबर वापस आई थी कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नग्न शरीर लिन यंग से कबीले की मुख्य दूत तकनीकें जियाओ यान को भेजने को मेडुसा ने खुद को ढका। इतना ही नहीं कुछ संयम पाया और एक स्वर्ण सम्राट कांजल के साथ आकाश ज्वाला की उपज्वाला को भी देने को तैयार थी। बहकाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी उसने लिन यंग से अलावा बाद वुटेंग शहर में जियाओ यान के पहले आरोप को तुरंत नकार करने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरे आरोप का जवाब देना शुरू किया उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपने शब्दों को निगल लिया। से किसी दूसरे आदमी से मिलने की योजना वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर आपके आत्मा के दबाव से बर्दाश्त कर सकती थी। स्तब्ध रह गया था और मैं अचानक बकवास बंद कर प्रकट हो गया। हमारी शादी को कारण है कि मैं बाकी सब कुछ भूल गया। जुन एर के दिल में रानी मेडुसा ने खुद को संभालने के लिए एक पल लिया। गंभीरता से कम करते हुए उसका सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो गया था जिससे वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। बस जुन एर को शांति से देखा कि उसके एहसास हो रहा था कि चीजें अप्रत्याशित दिशा में बढ़ सकती हैं। प्रतिक्रिया धीरे धीरे नीचे झुक गई। को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। की रोशनी ने उसे घेर लिया। रानी मेडुसा एक बार फिर एक छोटे साथ के हाव वाले बदल गए और उसने अपना सिर हिला दिया। क्या हमारी शादी के बाद से ही हम साथ नहीं रह रहे हैं? हमने कभी बहस भी नहीं की। मैंने क्या गलत किया है कि तुम तलाक मांग रही हो? मैं तलाक के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जुन एर ने अपने होंठ सिकुड़े और गूफी को दृढ़ता से देखा। कबीले के नेता की बेटी होने के नाते असाधारण प्रतिभा के साथ वह हर तरह से उज्ज्वल थी। अगर उसने गूफी को तलाक दिया तो इससे दूसरों की दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगने की संभावना होगी और उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद